स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल एयरलेस कंसेप्ट में खुशामदीद कहूँगा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम समझेंगे कि हमारे पास गाज़ लॉ क्या होता है, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हम गाज़ लॉ का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको गाज़ लॉ से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी मसला नहीं रहेगा। तो चले स्टार्ट करते हैं कि गाज़ लॉ क्या होता है। तो सबसे पहली बात, ये गाज़ लॉ जो है हम इसको यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल फील्ड। हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए गाज़ लॉ को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम जो कंसेप्ट यूज़ करेंगे वो कंसेप्ट यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का। इससे पहले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को बड़े डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले वीडियो लेक्चर्स को आप लाजमी तौर पर देखें। बहरहाल, गाज़ लॉ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट हम करते हैं। ठीक है, गाज़ लॉ की मदद से। और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कंसेप्ट कौन सा यूज़ करेंगे? कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो है वो हमारे पास बराबर होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। ठीक है, अगर मैं डॉट हटाऊं तो मेरे पास ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब स्टूडेंट याद रखें कि ये जो हमारे पास फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एप्लीकेबल है किस चीज़ के लिए? ये ओपन सरफेसिस के लिए एप्लीकेबल है। ओपन सरफेसिस का मतलब है 2D सरफेसिस के लिए एप्लीकेबल है, या फिर मैं कह सकता हूँ जो प्लेट सरफेसिस हमारे पास होती है उसके लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल है। अगर आपके पास जो है यहाँ पर कुछ क्लोज सरफेसिस गिवन हो, मतलब 3D सरफेसिस गिवन हो। ओपन सरफेस का मतलब 2D, क्लोज सरफेस का मतलब 3D। ठीक है, अगर 3D सरफेसिस कुछ गिवन हो और आप उस 3D सरफेसिस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, और या फिर उस क्लोज सरफेस के इनसाइड आपके पास कोई चार्ज होगा तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस फार्मूले से डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मालूम नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से जो पास हो रहा है इस फार्मूले को यूज़ करते हुए मालूम नहीं कर सकते हो। आप कर सकते हो लेकिन डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? लेट सपोज अगर ये क्यूब है और इस क्यूब के बीच में जो है यहाँ पर कोई चार्ज है और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपने क्या करना होगा, इस एक पेस के लिए इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये वाला जो पेस है, फिर इस दूसरे पेस के लिए इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तीसरे पेस के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास ये पेस है, ये पेस 2D है, ये पेस प्लेट है, तो इससे हम फ्लक्स को मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, तो और फिर हम क्या करेंगे? टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा? टोटल फ्लक्स बराबर होगा पहले पेज से पास होने वाला फ्लक्स, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से और छठे से। ठीक है, 6 पेसिस है तो 6 पेसिस से आप फ्लक्स मालूम करेंगे और इसको आखिर में जमा करके आप जो है आपके पास फ्लक्स आएगा। कोई भी ऐसा फार्मूला जो है, इस फार्मूले से जो है हम डायरेक्ट यूज़ करके इस क्लोज सरफेस का जो है फ्लक्स मालूम नहीं कर सकते। इस तरीके से अगर ये भी क्लोज सरफेस हो, आपके पास एक सिलेंडर हो, इससे भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले इस सरफेस से जो है आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, फिर ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इससे कैलकुलेट करना होगा, और आखिर में जो है ये कर्व एरिया है, ये फार्मूला यूज़ करके आप इन्हें यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, और फिर तीनों को जमा करके इससे टोटल पास होने वाले फ्लक्स को आपने कैलकुलेट करना होता है, जो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो गाज ने क्या किया? गाज ने जो है हमें तरीका सिखाया कि अगर आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस हो, ठीक है, तो उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स को आप डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था गाज लॉ का। ठीक है, जिसमें से हमने ये समझा कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे किया जाता है जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे तो ये जो फार्मूला है ये प्लेट सरफेसिस के लिए, ओपन सरफेसिस, ये ओपन सरफेसिस के लिए है या प्लेट सरफेसिस के लिए है। हमारे पास क्लोज सरफेस के लिए डायरेक्ट फार्मूला नहीं था, और डायरेक्ट फार्मूला जो है ये गाज ने प्रपोज किया कि एक क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स पास होगी उसको आप डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, और इस क्लोज सरफेस से जो पास होने वाले फ्लक्स होंगे वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो चले स्टार्ट कर लेते हैं गाज के स्टेटमेंट से कि गाज ने क्या स्टेटमेंट दिया था और हमें किस चीज़ के बारे में बताया था।
तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट। ठीक है, तो गाज का स्टेटमेंट क्या था? गाज ने कहा था कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 over epsilon naught times of total charge enclosed in a surface। हाँ तो स्टूडेंट, ये हमारे पास गाज लॉ का जो है वो स्टेटमेंट है, और गाज लॉ का स्टेटमेंट हमें क्या कहता है कि अगर कोई भी आपके पास क्लोज सरफेस हो, लेट सपोज ये वाला क्लोज सरफेस है, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, ठीक है, गाज लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस हो, लेट सपोज ये एक क्लोज सरफेस है, तो इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो होगा, ठीक है, फ्लक्स किस वजह से होगा? ये चार्ज इसके सेंटर में है, तो यहाँ पर इस चार्ज की वजह से जाहिर सी बात है इससे फ्लक्स पास होंगे। ठीक है, तो गाज ने हमें बताया कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस से, चाहे क्यूब हो, सिलेंडर हो, स्फेयर हो, हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस हो, तो किसी भी क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा, वो पास होने वाला फ्लक्स जो है वो हमारे पास बराबर होगा, किसके बराबर होगा? 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज इन अ सरफेस। ठीक है, तो ये एक सरफेस है, और इस सरफेस के अंदर चार्ज है, और इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होंगे, और ये फ्लक्स जो इससे पास होंगे इस क्लोज सरफेस से, तो ये फ्लक्स बराबर होंगे 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज इन अ सरफेस। इस सरफेस में जितना टोटल चार्ज होगा उसको आपने क्या करना है? जस्ट डिवाइड करना है एप्सिलॉन नॉट पे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे। अगर यहाँ पर परमिटिविटी, यहाँ पर अगर प्री स्पेस है तो इसलिए हमने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिया है जो कि परमिटिविटी और प्री स्पेस है। अब अगर यहाँ पर कोई मीडियम होगा तो फिर ये ला हमारे, हम इसको इस तरीके से लिख सकेंगे कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर epsilon naught time of total charge enclosed in a closed surface। ठीक है, जो सरफेस के अंदर चार्ज होगा, जस्ट आपने क्या करना है? उस चार्ज को आपने क्या करना है? डिवाइड करना है इस मीडियम के परमिटिविटी पर। अगर मीडियम प्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम कोई और मीडियम है, यहाँ पर लेट सपोज वाटर है आपके पास या कोई और चीज़ है, तो फिर उस मीडियम की यहाँ पर परमिटिविटी आएगी, और आपने जस्ट टोटल चार्ज को उसके परमिटिविटी पे डिवाइड करना है, और इससे जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जो इस क्लोज सरफेस से पास होगा। अब हमें ई डॉट ए वाला फार्मूला यूज़ करके अलग अलग फेस के लिए फ्लक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस फार्मूले से डायरेक्टली हम किसी भी क्लोज सरफेस से जो है वो फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास ये क्लोज सरफेस, यहाँ पर कोई सिलेंडर होगा, ठीक है, और इस सिलेंडर के सेंटर में यहाँ पर कोई चार्ज होगा, सही है, यहाँ पर लेट सपोज कोई चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से फ्लक्स होगा। इस फ्लक्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस सिलेंडर के बीच में, यहाँ पर अगर ये होलो सिलेंडर है तो यहाँ पर जो भी मीडियम होगा, ठीक है, उस मीडियम को डिवाइड कर देंगे हम, उस मीडियम की परमिटिविटी को हम डिवाइड कर देंगे इस टोटल चार्ज पर जो इस सिलेंडर के अंदर है। ठीक है, इस परमिटिविटी को इस टोटल चार्ज पर हम डिवाइड करेंगे जो इस सिलेंडर के अंदर है। ठीक है, इस तरीके से अगर स्पेयर होगा, कोई भी क्लोज सरफेस होगा, तो इस तरीके से हम उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमारे पास जो पहला फार्मूला था वो हमारे पास ये था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है ई डॉट ए के। ठीक है, और गास के मुताबिक क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बराबर होगा।
तो अगर मैं इस इक्वेशन ए और इस इक्वेशन बी को कंबाइन करूँगा तो मेरे पास एक कंबाइंड फॉर्म बनेगा, और वो कंबाइंड फॉर्म क्या बनेगा, ई डॉट ए इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन क्यू। ठीक है, और ये जो है हमारे पास गाज़ लॉ का असल फॉर्म है। ठीक है, गाज़ लॉ का जो है हमारे पास ये गाज़ लॉ का फॉर्म है। ठीक है, और इस गाज़ लॉ के फॉर्म को यूज़ करके हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि गाज़ लॉ को यूज़ करके हम क्या मालूम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना है इस क्लोज सरफेस से, ठीक है, कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो मैं क्या करूँगा, टोटल चार्ज पुट करूँगा, मीडियम पुट करूँगा, और सरफेस एरिया जो हमारे पास होगा वो मैं पुट करूँगा, और इससे जो है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ईज़िली मालूम कर सकता हूँ। तो बेसिकली गाज़ लॉ कंसेप्ट कौन सा यूज़ करता है, कंसेप्ट यूज़ करता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का। और मालूम क्या किया जाता है गाज़ लॉ से, तो गाज़ लॉ से हम मालूम करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को। सही है, चले अब जाते हैं और गाज़ लॉ को प्रूव करने की जानिब। गाज़ लॉ को हम प्रूव करेंगे कि गाज़ जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, ठीक है, एक क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो 1 और एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू के से बराबर होता है। तो प्रूफ की जानिब बढ़ेंगे हम लोग। चले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं प्रूफ। अच्छा, प्रूफ करने के लिए हमें एक क्लोज सरफेस चाहिए, तो हमें एक क्लोज सरफेस जो यहाँ पर लेने वाला हूँ वो क्लोज सरफेस में लूँगा एक स्पेयर। ठीक है, एक स्पेरिकल सरफेस लूँगा, और हम इससे जो है गाज़ लॉ को प्रूव करेंगे। लेट सपोज कर ले कि ये मेरे पास एक स्पेरिकल सरफेस है। ठीक है, और इस स्पेरिकल सरफेस के सेंटर में एक चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर इसके बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर कलर चेंज कर दूँ, इसके सेंटर में बिल्कुल यहाँ पर जो है एक चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, और इस चार्ज की वजह से क्या होगा, इस स्पेयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास होंगे। इस इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को जो है हम कैलकुलेट करेंगे। सही है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप कंसिडरेशन लिखेंगे, और कंसिडरेशन में आप क्या लिखेंगे, तो वही बात कि कंसिडरेशन में आप लिखेंगे लेट अस कंसिडर अ क्लोज सरफेस। ठीक है, लेट अस कंसीडर क्लोज्ड, एक क्लोज सरफेस आपने कंसीडर करना है इन फॉर्म ऑफ स्पेयर। ठीक है, एक स्पेयर आपने कंसीडर करना है, और इस स्पेयर से अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इस स्पेयर से पास होने वाले टोटल फ्लक्स को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए फ्लक्स के साथ, फ्लक्स का जो है हमारे पास एक ही फार्मूला है, और वो एक फार्मूला फ्लक्स का हमारे पास क्या है, वो ये है कि फ्लक्स जो होता है वो बराबर होता है ई ए कॉस थीटा के। अब स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फार्मूला तो एप्लीकेबल है ओपन सरफेस के लिए, और ये तो मेरे पास क्लोज सरफेस है, तो इस फार्मूले को डायरेक्टली मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं ये काम कर सकता हूँ कि इस पूरे सरफेस को मैं छोटे छोटे पार्ट्स पर तकसीम कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये पूरा जो स्पेयर है, इस स्पेयर को मैंने छोटे छोटे पार्ट पर तकसीम किया है। आप देख सकते हो ये छोटे छोटे पार्ट जो है हमारे पास, ये इस पर मैं क्या करूँगा, इसको तकसीम करूँगा, और इस छोटे से पार्ट के लिए ये जो डिफरेंशियल एरिया होगा छोटा सा, इस छोटे से डिफरेंशियल एरिया जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये फ्लैट एरिया है, तो इस प्लेट एरिया के लिए ये फार्मूला यूज़ करके मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर सकता हूँ। ठीक है, और फिर आखिर में मैं क्या करूँगा, इन तमाम छोटे छोटे प्लेट्स एरिया को आपस में प्लस कर दूँगा। तो जब मैं इसको आपस में प्लस करूँगा तो इससे मेरे पास इस टोटल सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है लिख सकते हो कि डिवाइडेड द होल सरफेस इनटू स्मॉल, या आप लिख सकते हो कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक, चले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस स्पेयर को छोटे छोटे प्लेट्स एरिया पर जो है डिवाइड कर दिया, ताकि एक छोटे से एरिया के लिए हम फ्लक्स कैलकुलेट करें, और फिर उनको जमा करके टोटल फ्लक्स जो है हम कैलकुलेट कर सकते हो। तो नाउ जो टोटल फ्लक्स हमारे पास होगा, ठीक है, जो टोटल फ्लक्स इस स्पेयर से पास होगा वो बराबर होगा फ्लक्स थ्रू स्मॉल डिफरेंशियल एरिया 1 प्लस फ्लक्स थ्रू स्मॉल डिफरेंशियल एरिया 2, और इस तरीके से ये चलता जाएगा चलता जाएगा, और हमने इसको nth नंबर ऑफ डिफरेंशियल एरिया में कन्वर्ट किया है, तो आखिर में फ्लक्स थ्रू nth।
अब हम देखेंगे कि एक डिफरेंशियल एरिया के लिए मैं यहाँ से एक छोटा सा एक डिफरेंशियल एरिया कंसिडर करूँगा और इस छोटे से डिफरेंशियल एरिया के लिए हम फ्लक्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। लेट सपोज़ ये वो A1 जो है डिफरेंशियल एरिया है, जिसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, कलर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से मैं फ्लक्स को कैलकुलेट करूँगा, तो फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट कर पाऊँगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है ये जो एरिया है, ठीक है, इस छोटे से डिफरेंशियल एरिया का जो डायरेक्शन होगा तो ये बाहर की तरफ होगा, सही है, जिसको हम एन कैप से ज़ाहिर करेंगे। और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, ठीक है, तो चार्ज सेंटर में है तो इससे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो भी बाहर के तरफ होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और यहाँ पर जो ये डायरेक्शन होगा इस एरिया का, ये दोनों जो हमारे पास होंगे तो ये दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, एन कैप भी और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? तो इन दोनों के बीच में एंगल होगा 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पासिंग थ्रू, सही है, हेयर मैं लिख सकता हूँ, हेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू डिफरेंशियल एरिया 1 बराबर हो जाएगा ई ए और काज थीटा। तो एंगल कितना होगा? तो एंगल यहाँ पर होगा 0, ठीक है। तो एंगल 0 पुट करूँगा और इसके साथ 1 पुट करूँगा, ठीक है। बात आ रही समझ में? और ये हो जाएगा E1। तो कास 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो एक पहला जो डिफरेंशियल एरिया है उससे पास होने वाला फ्लक्स E1 और A1 के बराबर होगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं दूसरे एरिया से, दूसरा एरिया कोई भी हो सकता है, उससे जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो बराबर हो जाएगा E2 और A1, ठीक है। और ये चलता जाएगा, ठीक है, चलता जाएगा ये। और अगर मैं n नंबर ऑफ जो है छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करूँगा तो वो बराबर हो जाएगा En और An के बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट, तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा? तो टोटल फ्लक्स जो हमारे पास होगा वो बराबर हो जाएगा, मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ, टोटल फ्लक्स जो हमारे पास होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? E1 A1 प्लस E2 A2 और प्लस, और ये चलता जाएगा और कहाँ तक? En और An। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ज़रा देखें कि ये चार्ज जो है ये सेंटर में पड़ा हुआ है और इस सेंटर से चारों तरफ जिस तरफ भी आप जाए, ठीक है, तो ये सरफेस इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो सरफेस इक्वल डिस्टेंस पर है तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी यहाँ पर जो छोटा सा आपके पास डिफरेंशियल एरिया होगा तो हर एक डिफरेंशियल एरिया से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? वो सेम होगी। फिर क्यों? क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पर है, जो है ये सरफेस जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो हमारे पास बराबर होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आर हमारे पास इक्वल है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो हमारे पास क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि चार्ज भी कांस्टेंट है यहाँ पर और के भी जो है वो कांस्टेंट है, सही है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, ठीक है, कि ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड 1 है ये बराबर होगा किसके? इलेक्ट्रिकल फील्ड 2 के। और ये बराबर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के बराबर होगा, मतलब तमाम पार्ट्स पे, छोटे छोटे पार्ट्स पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा? सेम होगा। तो स्टूडेंट्स मैं इसको फर्दर यूँ लिख सकता हूँ कि मैं ई A1 प्लस ई A2 प्लस ई, सही है, A3, और ये चलता जाएगा कहाँ तक? ई An तक जाएगा, सही है। तो टोटल जो मेरे पास फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? तो टोटल फ्लक्स बराबर हो जाएगा, ई को कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा मेरे पास A1 प्लस A2 और प्लस ये जाएगा कहाँ तक? An तक जाएगा, सही है। तो इन तमाम एरियाज़ को अगर मैं आप देखेंगे कि इन तमाम एरियाज़ को अगर मैं प्लस करूँगा, ठीक है, तो ये तमाम एरिया जो है ये मेरे पास A1 A2, तो ये टोटल एरिया ऑफ स्पेयर हमारे पास आ जाएगी, सही है। तो दिस इज़ E इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास टोटल एरिया ऑफ स्पेयर हो जाएगा, सही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है सेंटर में, तो ई हमें पता है कि ई जो है वो हमारे पास बराबर होता है किसके? 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, सही है। और
सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, स्पेयर की सरफेस एरिया जो होती है वो हमारे पास बराबर होती है, ठीक है, सरफेस एरिया जो स्पेयर का होगा वो बराबर होता है एरिया, वो बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो इन दोनों को उठा के अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो टोटल फ्लक्स जो हमारे पास होगा, ये टोटल फ्लक्स बराबर हो जाएगा ई की जगह में 1/4 पाई क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, और एरिया जो है हमारे पास किसी भी स्क्वायर का वो बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास फ्लक्स बचेगा, द फ्लक्स पासिंग थ्रू स्पेयर यानी क्लोज सरफेस, वो बराबर हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। या फिर मैं इसको कह सकता हूँ कि ये बराबर हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ क्यू। दोनों दोनों तरीके जो है वो कहना ठीक है, दोनों में कोई जो है गलती नहीं है। सो ये हमारे पास गाज लाता जो हमारे पास प्रूव हुआ, हमने एक क्लोज सरफेस लिया, ठीक है, और वो क्लोज सरफेस कौन से फॉर्म में लिया, क्लोज सरफेस को हमने एक स्पेरिकल फॉर्म में लिया, एक स्पेयर से नेट पास होने वाले फ्लक्स को हमने कैलकुलेट किया, और इससे जो नेट फ्लक्स पास हो रहा था इस स्पेयर से, वो हमारे पास बराबर आया 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज इन अ स्पेयर। इस स्पेयर के अंदर जो टोटल चार्ज था उनके बराबर आया। या फिर टोटल चार्ज को आप हमें सिर्फ डिवाइड करना होगा किस पे, इसके परमिटिविटी पे डिवाइड करना होगा, तो हमारे पास ये गाज लॉ जो है वो प्रूफ हो चुका है। स्टूडेंट्स अब यहाँ से आप देखें कि ये गाज लॉ जो प्रूफ हो चुका है, इसमें आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी कि ये गाज लॉ जो है, जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये डिपेंड सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पर कर रहे हैं। मैं अगर डिपेंडेंसीज़ की बताऊं, डिपेंडेंसी, ठीक है, तो ये पास होने वाले फ्लक्स ओनली डिपेंड्स ऑन, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं किस चीज़ पर, सबसे पहले टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड, सही है। मैं लिख सकता हूं कि पहले टोटल चार्ज इनसाइड स्पेयर। अगर चार्ज आउटसाइड होगा, ठीक है, स्पेयर या फिर क्लोज सरफेस, ठीक है, क्लोज सरफेस थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा सबके लिए, क्लोज सरफेस, ठीक है। तो इनसाइड जो चार्ज होगा ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये डिपेंड कर रहा है मीडियम पर, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, सही है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर ये डिपेंड कर रहा है। और तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस फार्मूले में कहीं पर भी आपको जो है क्लोज सरफेस के शेप जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो क्लोज सरफेस का शेप जो है वो आपको बता रहा हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, ठीक है, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज़ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑन शेप, या फिर आप कह सकते हो ज्योमेट्री ऑफ क्लोज्ड सरफेस। ये शेप या फिर ज्योमेट्री ऑफ क्लोज सरफेस पर जो है डिपेंड नहीं कर रहा है। आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस हो, सरफेस सिर्फ क्लोज होना चाहिए, उस क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो हमेशा जो है इसके बराबर होगा। लेट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर एक क्लोज सरफेस बनाता हूँ, ठीक है, एक इर्रेगुलर क्लोज सरफेस है हमारे पास, ये एक इर्रेगुलर, ये क्लोज है मतलब 3D है, और इस यहाँ पर चार्जेस है, कोई भी चार्ज आपके पास हो सकता है, ठीक है, ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है, 3 चार्जेस है। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बड़ा सिंपल है, आप गाज लॉ को यूज़ करके जो है इससे पास होने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। अगर इनके बीच में मीडियम जो है फ्री स्पेस होगा, तो इससे टोटल फ्लक्स जो पास होने वाला होगा वो बराबर होगा 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ, ये जो टोटल चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, इस टोटल चार्ज के बराबर होगा। इस टोटल चार्ज को आपने सिर्फ इसके बीच में जो मीडियम है इस पर डिवाइड करना है, तो आपके पास इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, चाहे कोई भी शेप हो, कैसी भी ज्योमेट्री हो। इस तरीके से आप जो है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि गाज लॉ जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और आज के बाद इंशाल्लाह आपको गाज लॉ में कोई मसला नहीं होगा। तो चले, आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।